वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम धीरेन्द्र सिंह भदौरिया फ्रॉम कॉन्फिडेंस अकेडमी। जो हमारा लास्ट वीडियो था इंग्लिश का, उसमें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे और टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमारे वीडियो आपको रेगुलर बेस पे वीकली आपको 3 वीडियो इंग्लिश के 3 वीडियो मैथ्स क्लास के आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी वीडियोज़ के अंदर आपको डाउट्स हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके वो उसको कमेंट करें। जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम टॉपिक का प्रीव्यू समझते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट है क्या? जनरल लैंग्वेज में हम सब्जेक्ट को कर्ता या उद्देश्य भी बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। तो सब्जेक्ट होता क्या है? जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स वो भाग जहां पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसका नाम होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है वो व्यक्ति या वस्तु, या हम कह लें सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो वाला भाग जो होता है सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम पहले रखते हैं। जब भी आप देखोगे, अगर हम जैसे हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखा था कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, वो बात अलग है। पर जनरली सेंटेंस के अंदर, जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक सिंपल कॉमन एग्जांपल है, राम गोज टू मार्केट। अब इससे हम समझते हैं कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं आगे, वो सब्जेक्ट है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ जो भाग होता है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी भाग है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है, और सब्जेक्ट वो है जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब एक चीज और इसमें हमें समझनी है कि अक्सर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सब्जेक्ट आगे होगा। सब्जेक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हु से हमें व्यक्ति का नाम मिल जाएगा, विच नॉन लिविंग थिंग का हमें आंसर मिल जाएगा, उसके बाद आप व्हाट या हुम ऐसे क्वेश्चन वर्ड का भी उपयोग करते हैं कि जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले लें, राम गोज टू मार्केट, ठीक है। तो अगर हम इसमें हु से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें तो हमें ये पता चलेगा कि हमें आंसर में राम मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट ये है। तो अक्सर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सब्जेक्ट अक्सर हमें आगे मिल रहा है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। कई एग्जांपल्स में हम ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पीछे भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया, हेयर कम्स द बस। अब इसमें हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पीछे और ये बचा हुआ भाग, ये प्रेडिकेट आगे। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स हरमित। हरमित मतलब होता है एकांतवासी या संत, जो पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करते हैं, उसको बोलते हैं। तो हम इसमें देख लें कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स हरमित, तो इसमें हरमित क्या है? ये है सब्जेक्ट और ये बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है। तो ये एसेंशियल नहीं है कि सब्जेक्ट आगे ही हो, सब्जेक्ट पीछे भी हो सकता है। अब हम अपनी थोड़ी डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर लें कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, हम इसी से समझ लें वो भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को बताता है। जैसे कि यहाँ हरमित या बस हमने देख ली, तो इससे हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट वो भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो उतना पार्ट सेंटेंस का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेयर कम्स, ये बस के बारे में बात हो रही है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, कौन रह रहा है? हरमित। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? हरमित के बारे में बात हो रही है, यानी संत के बारे में बात हो रही है। तो ये
इस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज मतलब, फ्रेज को हम कहें तो इसको हम बोलते हैं वाक्यांश, और क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। अब इन हिंदी टर्म्स से ही हम इसको समझ लेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। द फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश। अगर हम संधि विच्छेद करें तो समझ में आएगा, वाक्य का अंश यानी किसी भी वाक्य का या सेंटेंस का बचा हुआ भाग। उपवाक्य यानी एक वाक्य का छोटा रूप, जिसमें वाक्य जैसी यानी सेंटेंस जैसी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक सेंटेंस में कम से कम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाती हैं, इसलिए हम इसको उपवाक्य बोलते हैं। अब अगर हम डिफाइन करें तो हम समझते हैं कि फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का समूह जो अर्थ तो निकालता है पर पूरा अर्थ नहीं निकालता, यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं है। इसीलिए हमने क्या बोला, इसको वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, यानी कि वो शब्द तो हैं, उसमें वर्ड्स तो हैं, लेकिन वो उसका सेंस कुछ नहीं निकलता। तो अगर हमें ध्यान हो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में ये बात बताई थी कि हम सेंटेंस उसी को कहेंगे यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक परफेक्ट सेंस। अगर हम उसमें परफेक्ट सेंस निकलता है उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें परफेक्ट सेंस नहीं निकला, यानी कि वो पूरा सेंस नहीं निकालता, लेकिन कुछ सेंस तो निकालता है, यानी कि कुछ तो अर्थ निकलेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी वाक्य से जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, इसलिए हम इसको वाक्यांश कहेंगे। क्लॉज की बात यानी कि उपवाक्य, अभी जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि वाक्य के जैसा उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो हमने एक सेंटेंस में देखा था कि अभी लास्ट जो चैप्टर था हमारा सेकंड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं। तो लगभग लगभग वाक्य में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें इसमें रहती हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, उपवाक्य। अब प्रेडिकेट में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी मैंने लिखा है, यानी कि वो चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, तो इसको हम क्लॉज कहेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर आप डेफिनेशन से समझना चाहें तो डेफिनेशन से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। द सन राइजेज, हमने क्या कहा कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उस भाग को अलग कर दो, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर वाक्य दो भागों में टूट रहा है, एक सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तक हमने ले लिया, और दूसरा हिस्सा हमने ले लिया इन द ईस्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लॉज कहेंगे, और इसको फ्रेज। एक और चीज़ है कि अगर आपको सेपरेट करना हो अलग से, तो भी हम जहाँ पर प्रपोजिशन लगा होता है इन ऑन, वहाँ से भी हम चाहें तो फ्रेज को अलग कर सकते हैं। एक जनरल आइडेंटिटी होती है, इसका कोई परफेक्ट सेंस नहीं, अगर उसमें दिया ही ना हो प्रपोजिशन तो अलग बात है। तो हमें जनरल मेन पॉइंट ये समझना है कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंक्लूडेड रहता है, खासकर हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तक जाते हैं, और बचा हुआ भाग होता है उसको फ्रेज कहते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर क्लॉज और फ्रेज इतना ही छोटा चैप्टर नहीं है, हम स्टार्टिंग में इसके बारे में केवल बता रहे हैं कि किसको फ्रेज कहते हैं, किसको क्लॉज कहते हैं। आगे हम जब जाएंगे तो हम फ्रेज और क्लॉज को सेपरेटली पढ़ेंगे, और जब सेंटेंसेस के बारे में और डिटेल में जाएंगे तब भी हम क्लॉज और फ्रेज के बारे में आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फॉर टुडे आज हमने यहाँ तक फ्रेज एंड क्लॉज कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में के बाद हम अगले सभी जो चैप्टर्स हैं इंडिविजुअल एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देखते हुए चलेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।